फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे आज हम आपको एक ऐसे महोत्सव के बारे में बताएंगे, एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में बताएंगे जिसे वन महोत्सव यानी फॉरेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम आप लोग को जानते हैं कि बताते हैं कि वन फेस्टिवल क्या होता है, वन महोत्सव क्या होता है। तो यह एक पर्यावरणीय महत्व का चीज़ है जो वन महोत्सव होता है, जो प्रतिवर्ष भारत में अगर देखा जाए तो जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव या वृक्षारोपण सप्ताह का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है हम लोग थोड़ा सा जान लें। इसका एम क्या है, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना यानी प्लांटेशन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन जो होता है के प्रति लोगों में चेतना फैलाना, रोक लगाना, पर्यावरण को संतुलन करना यानी एनवायरनमेंट बैलेंस करना को बनाए रखने की बात होती है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने में मदद करना, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसको बचाना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे मनाते हैं हम लोग जो वन महोत्सव होता है, वन फेस्टिवल होता है या जिसको हम फॉरेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, कैसे मनाते हैं। इसको हम लोग विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं में बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता है। जन समूहों द्वारा वृक्ष यात्रा या जागरूकता रैली की जाती है। सरकार द्वारा पौधों का मुफ्त वितरण किया जाता है, फ्री वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और पर्यावरण से जुड़े यानी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दों पे भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता या कंपटीशन कराया जाता है। तो क्या ये देखा जाए कि जो भारत में है वन महोत्सव का जो इतिहास है, भारत में पेड़ लगाने का इतिहास है या वन महोत्सव का हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1950 में होती है और उस वक्त के जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी ने, जो के.एम. मुंशी थे अभी चित्र में आपको दिख भी रहा है, के.एम. मुंशी ने इस महोत्सव की शुरुआत की थी और उनका मानना था कि वृक्षों के बिना जीवन अधूरा होता है। के.एम. मुंशी मानते थे कि वृक्षों के बिना जीवन अधूरा होता है। ये हमारे पहले तत्कालीन कृषि मंत्री भी थे। के.एम. मुंशी ने इसे जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया, यानी वृक्षारोपण को क्या किया, जन आंदोलन देने का प्रयास किया। लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ की, पहले शहरों में शुरुआत की, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु जैसे शहरों में इसकी शुरुआत हुई। और किसने शुरुआत की, के.एम. मुंशी ने। उस वक्त के जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने भी इसमें सहयोग किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और हम जैसा जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो वृक्षों के प्रति काफ़ी जागरूक थे और वृक्षारोपण को काफ़ी महत्व देते थे। तो भारत में देखा जाए कि जो वृक्षारोपण का परंपरागत इतिहास रहा है, क्या हमारे यहाँ ये कोई नई बात 1950 में आई, तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो भारत में वृक्षारोपण कोई नई परंपरा नहीं है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में भी देखा जाए, वेदों में भी देखा जाए, पुराणों में भी देखा जाए तो भी हम देखते हैं वृक्षों की पूजा की जाती है और उनके संरक्षण की बात की जाती है और हम लोग वृक्षों को बहुत ही महत्व देते हैं। यानी यहाँ तक कि हम लोग पूजा करते हैं, जैसे हम लोग पीपल का, तुलसी का, नीम का, इनको हम लोग, बरगद को, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पवित्र वृक्ष मानते हैं। बरगद को तो उन लोगों ने, हमारे देश ने, भारत ने राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री भी घोषित कर रखा है। कुछ लोगों को देखा जाए जिन्होंने योगदान दिया, जैसे चित्र में दिख रहा है, सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में, जैसे हम लोग जानते हैं 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, लगभग आज के 2300-2400 साल पहले में इन्होंने क्या किया था, वृक्षारोपण को बहुत महत्व दिया और सड़कों के किनारे इन्होंने क्या किया, खूब ढेर सारे पेड़ लगवाए, जलाशय बनवाए और वन के संरक्षण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं 16वीं शताब्दी में अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, तथा 19वीं शताब्दी में अगर हम लोग देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने तथा अन्य बहुत से धार्मिक संतों के द्वारा हमारे यहाँ वृक्षारोपण या वृक्षों के महत्व के बारे में बताया गया, वृक्षारोपण के कार्य किए गए। ब्रिटिश काल में भी देखा जाए, जब हम लोग गुलाम थे वहाँ भी देखा जाए तो वृक्षारोपण के संदर्भ में काम किया। जब हम लोग जैसा जानते हैं कि जब ब्रिटिश काल आया तो औद्योगिकरण जब बढ़ा तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि वृक्षों का तेज़ी से दोहन हुआ। लेकिन उसी दौर में हमारे यहाँ वन नीति भी बनी, जो भारत की प्रथम वन नीति बनी, यानी जो फॉरेस्ट वाली जो हमारी नीति बनी, पॉलिसी बनी 1894 में। इसके अलावा हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी हम लोगों ने 1952 में और 1988 में भी वन नीति हमारे देश में बनाई गई। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो वन लगाने, वृक्ष लगाने की परंपरा प्राचीन काल से रही है और ये 1950 में कोई नई बात नहीं हुई, लेकिन महोत्सव के रूप में, त्यौहार के रूप में बनाने की परंपरा हमारे यहाँ के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में शुरू की गई। अब क्या हम लोग देखते हैं कि विश्व के अन्य देशों में भी वृक्षारोपण के प्रति, प्लांटेशन के प्रति कुछ आंदोलन हुए,
कुछ कैंपेन हुए, कुछ अभियान हुए, उसकी चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो एक हम लोग देखते हैं कि अमेरिका में, यूएसए में एक आर्बर डे एक आंदोलन हुआ था, जिसको शुरू किया था वहाँ के जूलियस स्टार्लिंग मार्टन ने शुरू किया था। यह वृक्षारोपण का आंदोलन था, यूएसए में 1872 में शुरू किया गया था। जहाँ क्या किया गया था, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। और आप लोग जानते हैं ये आर्बर डे यूएसए सहित कई देशों में मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि अब यूएसए में शुरू जरूर हुआ। इसी तरीके से एक चित्र हम लोग देख रहे हैं वंगारी मथाई जी का है, जो केनिया की थी। इन्होंने 1977 में अफ्रीका में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था। इसके लिए जैसा आप लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो जो बंगारी मथाई थी, इन्होंने अफ्रीका में, यद्यपि केनिया की थी लेकिन अफ्रीका में, काफ़ी अफ्रीका के कई देशों में इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरू किया था। एक जैसा आप लोग हम चित्र में आप लोग को दिख रहा है, ये लिखा हुआ ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा। ये क्या है, आप लोग जैसे चित्र में दिख रहा है, ये सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में, जिसको हम लोग साहल क्षेत्र कहते हैं, में शुरू किया गया है। यह वृक्षारोपण कार्यक्रम है जो लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। यह वृक्षारोपण का जो क्षेत्र, वन क्षेत्र है, बनाया जा रहा है। यानी जो दक्षिणी भाग है इसका सहारा का, क्योंकि इसके कारण रेगिस्तान तेज़ी से बढ़ रहा था, तो ये यहाँ पे 800 किलोमीटर लंबा एक क्या किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसकी जो चौड़ाई भी लगभग 15 किलोमीटर है और 20 देश लगभग इसमें शामिल है। यानी एक पट्टी वृक्षों की बनाई दी जा रही है कि ताकि रेगिस्तान का फैलाव, सहारा रेगिस्तान का फैलाव दक्षिणी भागों में ना हो। और जैसा जानते हैं कि इसकी हम लोग शुरुआत हुई थी 2007 में, किसके द्वारा, अफ्रीकी यूनियन, लगभग 53 देशों के द्वारा, जो अफ्रीकी यूनियन के हैं, इन्होंने शुरू किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य हम आपको जैसा बताएं, मरुस्थलीकरण को, यानी जो डेजर्ट जो बढ़ रहा था तेज़ी से, उसको रोकना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसी तरीके से देखिएगा, भारत में अगर भी देखा जाए तो ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई हमारे यहाँ 2014 में। ये भी पर्यावरण को, क्लाइमेट चेंज को और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये इसकी ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में शुरू किया गया। इसी प्रकार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना, वन महाकुंभ का शुरुआत हुआ। कुंभ तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन वन महाकुंभ की शुरुआत की गई कहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में। और एक रिकॉर्ड बन गया, 5 जुलाई 2020 में एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष पेड़ लगाए गए, जो विश्व रिकॉर्ड है और ये गिनीज बुक में भी दर्ज है। इसी तरीके की चित्र आप लोग को दिख रहा है, चाइना का दिख रहा है, वहाँ पे भी ये कार्यक्रम किया गया। चीन का ग्रीन वॉल कहा जाता है या ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये एक विशाल, बहुत ह्यूज वृक्षारोपण परियोजना है, प्लांटेशन की परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य का था रेगिस्तान के प्रसार को रोकना। मुख्यतः जो गोबी रेगिस्तान है, जो चाइना और चाइना की उत्तरी सीमा पर है, उसको रोकना था, उसके प्रसार को रोकना था। यह दुनिया की सबसे बड़ी वृक्षारोपण परियोजनाओं में से एक है। और शुरुआत कब किया गया था, 1978 में, 1978 में। और इसका लक्ष्य था कि 2050 तक हम लोग क्या करेंगे, 100 अरब पेड़ लगाना था। और इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग देखा जाए कितना बड़ा क्षेत्र इसको में पेड़ लगाना था, तो 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में वृक्षारोपण का कार्य करना था। इसी तरीके से देखा जाए अन्य भी प्रकार के प्रयास हमारे यहाँ पे हुए हैं, विश्व में प्रयास हुए हैं। एक अभियान शुरू किया गया, बिलियन ट्री कैंपेन। देखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बिलियन ट्री कैंपेन ये किसके द्वारा शुरू किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और उसकी जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNEP भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ किया गया 2006 में। और विश्व भर में क्या करना था, इसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था, पूरे विश्व में बढ़ावा देना था। और इसका लक्ष्य था कि 1 अरब पेड़ लगाया जाएगा, लेकिन 2010 तक ही इसमें 12 अरब पेड़ लगाए जा चुके थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी। एक अगर हम लोग देखें तो विश्व स्तर पर एक और कार्यक्रम चल रहा है, जिसको कहा जाता है ट्री फॉर फ्यूचर, और इसको एक और नाम दिया जाता है ट्रिलियन ट्री कैंपेन कहा जाता है। यह भी एक वैश्विक अभियान है, ग्लोबल कैंपेन है, जिसे प्लांट फॉर द प्लेनेट और UNEP जैसी संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। ट्री फॉर फ्यूचर की शुरुआत 2018 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी पे 100 अरब यानी 1000 अरब यानी 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन पेड़ को लगाना था। और इस परियोजना को 2000
2030 तक पूरा करना था, यानी 2030 तक 1000 अरब पेड़ को पूरे पृथ्वी पे लगाना था। तो इस तरीके से देखते हैं कि भारत के अलावा अन्य देशों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पर्यावरण के कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत से कैंपेन चलाए जा रहे हैं। अगर हम लोग देखा जाए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लिया जाए वृक्षारोपण से संबंधित, तो एक हमारे देश में चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा तथा गौरा देवी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में, तब उत्तर प्रदेश कहा जाता था, वृक्षारोपण को कटाई को रोकने के लिए। इसी प्रकार का आंदोलन एक दक्षिण भारत में कर्नाटक में मुख्य रूप से हुआ था 1983 में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया था। और आंदोलनों की भारत में बात किया जाए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर बाबा आप्टे द्वारा 1985 में किया गया। जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में 1982 में आदिवासियों के द्वारा किया गया। साइलेंट वैली आंदोलन भी 1970-80 के दशक केरल में किया गया। वृक्ष रक्षा आंदोलन 1970 के दशक में महाराष्ट्र में शुरू किया गया विनोबा भावे के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व, कारण आप लोग जान सकते हैं कि ये न केवल हवा को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं, मिट्टी संरक्षण करते हैं, भोजन और औषधि भोजन के रूप में बिना बहुत से फल फूल इसके हम लोग यूज करते हैं, दवाओं में औषधि में यूज करते हैं, लकड़ी और निर्माण सामग्री में उपयोग करते हैं, वन्य जीवों का आवास होता है। इनकी इतनी ज़्यादा उपयोगिता है कि हम लोग वनों को, पेड़ों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी के लगभग 31% भाग पर वन है, या अगर हम हेक्टेयर में देखें तो लगभग 4 अरब हेक्टेयर पर। भारत में देखा जाए तो 24.62% भाग पर ही वन है, जबकि लक्ष्य है 33% कम से कम वन हमारे यहाँ होना चाहिए। कुछ देखिएगा वृक्षों के बारे में देखा जाए कि एक बड़ा वृक्ष जो होता है साल भर में लगभग 1000 से 2000 किलोग्राम ऑक्सीजन छोड़ता है, जो 2 व्यक्तियों के साल भर की ज़रूरत के बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ लगभग साल भर में 200 किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, ऑब्जर्व करता है, जिससे आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पेड़ों की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत है। एक हम लोग वृक्ष का नाम सुनते हैं बाओबाब वृक्ष, जो अफ्रीका में मुख्य रूप से सहारा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पानी कम बरसता है, और ये कहा जाता है 1 लाख लीटर तक का पानी अपने तने ट्रंक में रख सकता है, जिसको लोग पीने का काम करते हैं। जहाँ पानी चूँकि जैसा सहारा क्षेत्र में ड्राई रीजन है, पानी कम है, उसको पीने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, बहुत से वृक्षों को हम लोग औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। बहुत सी दवाइयाँ कहा जाता है, दुनिया की लगभग जो 25% आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं इन्हीं पेड़ पौधों, लगभग 100% जो दवाइयाँ हैं इसी से पेड़ पौधों से बनती हैं। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में अगर हम लोग देखा जाए तो एक यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, जिसको सफ़ेदा का पेड़ भी कहा जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र का आतंक कहा जाता है, पानी का बहुत अवशोषण करता है। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जैसा हम लोग जानते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और बरगद को जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो पेड़ होते हैं ये हमारे सामाजिक, आर्थिक, भोजन, हवा, जीवों के आवास, अन्य क्षेत्रों में यानी अन्य विविध क्षेत्रों में हमारे लिए अति उपयोगी हैं। इसी कारण हम इनको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। धन्यवाद।